हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं व्यवसाय अध्ययन प्रबंध के सिद्धांत का तीसरा भाग। इसके पहले वाले भाग में आपने देखा था फ्यूल के सिद्धांतों के बारे में आपने पूरा जानकारी ले लिया था। आज हम पढ़ेंगे टेलर के सिद्धांत के बारे में। तो पहले हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, किसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान एवं प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध से आशय विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों के आधार पर प्राप्त ज्ञान की सहायता से कार्य को सुनियोजित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न करने की कला से है। वैज्ञानिक प्रबंध कैसे बना हुआ है? दो शब्द से, विज्ञान और प्रबंध। विज्ञान आप जानते हैं किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है उसे हम विज्ञान बोलते हैं, और प्रबंध होता है किसी भी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से कार्य करना, सुनियोजित ढंग से करना। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध का आशय क्या हो जाता है? विभिन्न प्रयोगों एवं खोजों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उस कार्य को सुनियोजित व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने की एक स्पेशल कला। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध की समस्त आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाता है जो व्यवस्थित ढंग से कार्य करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मतलब जो भी अभी वैज्ञानिक प्रबंध का ही समय चल रहा है, वैज्ञानिक चीज़ों का हम उपयोग कर रहे हैं, उन वस्तुओं का, उन चीज़ों को जो हम क्रमबद्ध ढंग से, व्यवस्थित ढंग से उपयोग करते हैं नए तकनीकों का, तो वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंध। अगर आप अभी एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहें, पहले जो हल का हम लोग यूज करते थे खेत जोतने के लिए, उसके जगह अगर हम हल के जगह में ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर यूज करने में किस तरह से हमें कार्य करना है, सब चीज़ का जब हम क्रमबद्ध से तकनीकी ढंग से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस कार्य को करते हुए क्या कहलाता है? वैज्ञानिक, है ना। उसको व्यवस्थित ढंग से करना क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विशेषताएं होती हैं? पहला हम देखेंगे निश्चित उद्देश्य। वैज्ञानिक प्रबंध का एक निश्चित उद्देश्य होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाते हैं उसका एक क्या होता है? निश्चित उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य को लेकर वैज्ञानिक प्रबंध के कार्य किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, सुनियोजित योजना। निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की जाती है, मतलब पहले से एक योजना तैयार की जाती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग का होना आवश्यक होता है। चौथा पॉइंट, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। वैज्ञानिक प्रबंध की एक विशेषता है, विशेष रूप से विशेषता है यह, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, मतलब कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना वैज्ञानिक प्रबंध की प्रमुख विशेषता है। अगला पॉइंट, सहकारिता की भावना। वैज्ञानिक प्रबंध में सहकारिता की भावना से कार्य किया जाता है। सहकारिता की भावना का तात्पर्य है कि आपस में मिलकर सहयोग की भावना से सहकारिता के साथ कार्य का किया जाना। अगला देखिए, अनुसंधान एवं प्रयोगों को महत्व। वैज्ञानिक प्रबंध में नए नए अनुसंधान और प्रयोगों को महत्व दिया जाता है। अनावश्यक कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जब सिद्धांत आगे आप पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि अनावश्यक कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की ये विशेषता है कि कार्य करने के बीच में जो हम अनावश्यक कार्य करते हैं जिसमें कि टाइम टेकिंग होता है, एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं, उन कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखिए, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चुनाव पर बल। वैज्ञानिक प्रबंध हमें यह बताता है कि सही कार्य के लिए अगर सही व्यक्ति के चुनाव पर हम बल देते हैं या चुनाव करते हैं तो हमारा कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है। जानते हैं आप बहुत अच्छे से कि अगर किसी कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति को रखा जाए, योग्य व्यक्ति को रखा जाए, उस कार्य के लिए जो योग्य है तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अगर उसी कार्य के किसी अयोग्य व्यक्ति को रखा जाए जो उस कार्य के बारे में नहीं जानता, तो उस काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा, उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, समय की बर्बादी, और साथ साथ समय की बर्बादी के साथ साथ वस्तु की बर्बादी है। तो सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चुनाव पर बल देने पर वैज्ञानिक प्रबंध विशेष ध्यान देता है। निश्चित सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार वह कार्य करता है। आगे हम देखते हैं प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान।
एक बार फिर से मैं पिछला पॉइंट को दोहरा देती हूँ। वैज्ञानिक प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, निश्चित उद्देश्य। वैज्ञानिक प्रबंध में निश्चित उद्देश्य होते हैं, एक सुनियोजित योजना होती है, कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाता है, सहकारिता की भावना से कार्य किया जाता है, और क्या होता है इसमें? अनुसंधान एवं प्रयोगों को महत्व दिया जाता है, अनावश्यक कार्यों को समाप्त कर दिया जाता है, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति के चुनाव पर बल दिया जाता है। साथ ही वैज्ञानिक प्रबंध के निश्चित सिद्धांत होते हैं। अगर आप इसको इस तरह से क्रम से याद करेंगे तो आपको पॉइंट ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। पहला निश्चित उद्देश्य, दूसरा सुनिश्चित योजना। इस तरह से याद ना करके आप इसको कहानी की जैसे याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की क्या विशेषता होती है? तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक सुनिश्चित योजना तैयार किया जाता है, कर्मचारियों में पारस्परिक सहयोग की भावना होती है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाता है। अगर आप इसे इजी वे में आप याद करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है। चलिए आगे देखते हैं हम प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान। इससे पहले हमने फ्योल के योगदान के बारे में पढ़ा था, फ्योल का जीवन परिचय पढ़ा था हमने। अब हमारे सामने है प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान। सबसे पहले तो टेलर का थोड़ा सा जीवन परिचय हम लोग को देख लेना चाहिए कि टेलर हैं कौन। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता के रूप में फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म फिलाडेल्फिया में 1856 ईस्वी को हुआ। इनका नाम क्या था टेलर का? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसे हम FW टेलर के नाम से जानते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को टेलर महोदय ने वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर प्रस्तुत किया है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं, और टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहते हैं। आपको विशेष रूप से इस बात को याद रखना होगा कि टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है और फेयोल को प्रशासनिक जनक कहा जाता है, प्रशासन प्रबंध की जनक कहा जाता है। ये दोनों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है और प्रशासनिक प्रबंध का जनक कौन है। फिर आगे हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। थोड़ा सा इनका जीवन परिचय हम देख लेते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फ्रांस व जर्मनी में हुई थी, किंतु उनकी आँख में परेशानी होने के कारण, आँख कमज़ोर होने के कारण वे अपनी पढ़ाई आगे न कर सके और 1878 ईस्वी में अमेरिका की ही मिडवेल कंपनी में श्रमिक के रूप में भर्ती हो गए। कठोर परिश्रम एवं सत्यनिष्ठा से कार्य करने के कारण ही वे इस कंपनी में 6 वर्ष के अंदर क्या बन गए? मुख्य इंजीनियर बन गए। पहले वो श्रमिक के रूप में भर्ती हुए और लगातार अच्छा कार्य करते हुए उनका प्रमोशन हो गया, वो क्या बन गए? इंजीनियर के रूप में भर्ती आ गए। और उसके पश्चात वे बिथलहैम कंपनी में चले गए। वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयोग किए और अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया उन्होंने कि वैज्ञानिक विधि से श्रमिकों द्वारा कार्य कराया जाए तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। जब वो श्रमिक से इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद जब वो अपने श्रमिकों से कार्य करवाने लगे, उस बीच उन्होंने बहुत तरह से प्रयोग किए, है ना, उनका अध्ययन किया उन्होंने और से ये निष्कर्ष निकाले कि अगर श्रमिकों से वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार कार्य किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से कार्य कराया जाए, तो श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और साथ साथ क्या होता है? उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने जो सिद्धांत बनाया उस सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। एक बार फिर से बता दें, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत किसने बनाया? टेलर ने। और टेलर को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। टेलर के प्रबंध के सिद्धांत, पहला उनका सिद्धांत है कार्यानुमान का सिद्धांत। इन्होंने जो सिद्धांत बनाया है उनमें पहला सिद्धांत है कार्यानुमान का सिद्धांत। कार्यानुमान कार्य के अनुमान लगाने का सिद्धांत। नाम से ही क्लियर होता है कार्य के बारे में अनुमान लगाना। अनुमान कैसे लगाना? पूर्वानुमान लगाना, क्योंकि हम पहले से अनुमान लगाते हैं कि क्या काम करना है, कैसे करना है। तो सिद्धांत को क्या कहा हमने? टेलर ने कार्यानुमान का सिद्धांत। कार्यानुमान सिद्धांत के अनुसार टेलर ऐसा कहते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व उस कार्य के संबंध में पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए। पहले से ही सोच लेना चाहिए कि क्या जो हम काम करने जा रहे हैं
उस कार्य में कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा उसमें, कार्य के दौरान क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती है और अगर परेशानियाँ आ गई तो उन्हें हल कैसे किया जाएगा, उन परेशानियों का निपटारा कैसे किया जाएगा। इस प्रकार जब हम पहले से ही पूर्वानुमान लगा के कार्य करते हैं तो कार्य के बीच में रुकावट नहीं आती है। और कार्य के दौरान सामान्य दशाएं रहने पर कार्य का एक प्रमाप निर्धारित कर लेना चाहिए। टेलर ने जो कार्यानुमान का सिद्धांत बनाया, उन्होंने इस अनुमान लगाया सब तरह का, और साथ ही क्या किया उन्होंने, अनुमान लगाने का कि एक प्रमाप तैयार करने का। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, 3 घंटे का पेपर है, तो एक अनुमान लगा लेना है कि इतना क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा लगेगा, है ना। तो जो पहले ही अंदाज करके हम अनुमान लगा के एक प्रमाप तैयार कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्यानुमान का सिद्धांत के अनुसार प्रमाप तैयार करना। एक कार्य का क्या बोलना चाहिए, अनुपात तैयार कर लेना, है ना, कि हमारा इस काम में इतना समय लगना चाहिए। मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया है, रोड बनाना है, तो आपको रोड का लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको टारगेट बन जाना चाहिए कि कितना समय लगेगा, साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा, प्लस उसमें क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है, काम कितना लंबा जाएगा, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इन सारी चीज़ों का जब हम अनुमान लगा लेते हैं पहले से, तो वो कहलाता है कार्यानुमान का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बनाया प्रयोगों का सिद्धांत। टेलर महोदय का दूसरा सिद्धांत है प्रयोगों का सिद्धांत। प्रयोगों का सिद्धांत के लिए टेलर महोदय ने 3 प्रकार के अध्ययन किए, स्टडी किया उन्होंने। कैसा अध्ययन किया, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। 3 तरह का उन्होंने अध्ययन किया और उसके अनुसार वो अध्ययन किए करने के पश्चात उन्होंने जो सिद्धांत बनाया, कौन सा सिद्धांत था, प्रयोगों का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है समय अध्ययन। समय अध्ययन का जो सिद्धांत है उसको बनाने के लिए टेलर महोदय ने क्या मतलब एक अंदाज लगाया कि किसी भी कार्य करने में कितना समय लगना चाहिए, टाइम कितना लगना चाहिए। अनुमान लगाने के लिए उन्होंने स्टॉप वॉच का प्रयोग किया। स्टॉप वॉच आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो मोबाइल में आप सर्च मारिएगा, दिखेगा आपको स्टॉप वॉच ना, कैसा रहता है, एकदम जल्दी धीरे धीरे इसका टाइमिंग चेंज होते रहता है। तो स्टॉप वॉच का प्रयोग किया और क्या किया उन्होंने, एकांत में श्रमिकों की प्रत्येक हरकतों में लगने वाले सामूहिक समय को नोट किया। स्टॉप वॉच लगा के उन्होंने ये देखा कि जो श्रमिक कार्य करते हैं वास्तव में उनको कितना समय लगना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपको एक पेज लिखने बोलती हूँ, एक पेज आपको हैंड सुंदर हैंड राइटिंग से लिखना है, तो एक अनुमान लगा लूँगी कितना समय लगना चाहिए। एक पेज लिखना है मतलब 10 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन उस 10 मिनट के में बीच में आप कभी इधर हो रहे हैं, उधर हो रहे हैं, कभी दूसरे दोस्त को देख रहे हैं कि वो कैसा लिख रहा है, ये कैसा लिख रहा है। तो उस चीज़ को उन्होंने स्टॉप वॉच से अध्ययन किया कि वास्तव में समय कितना लगना चाहिए और आप कितना समय लगा रहे हैं। तो उन्होंने देखा, इस अध्ययन में उन्होंने ऐसा पाया कि अधिकांश जो श्रमिक रहते हैं लगभग 50% हरकतें अनावश्यक रूप से करते हैं, बेमतलब का हरकत करते रहते हैं, जिससे कार्य का समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वो कितने समय में हो रहा है, 20 मिनट में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिकांश समय क्या करते हैं, अनावश्यक हरकत। आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ रहे होंगे इस बात को। अगर मान लीजिए आपको एक पेज लिखने बोला गया है, उस एक पेज को लिखने के बीच में आप क्या कर रहे हैं, कभी उठ के इधर जा रहे हैं, कभी उठ के उधर जा रहे हैं, बगल वाले को झांक रहे हैं कि वो ठीक से लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, उसकी राइटिंग कैसी है, उसने कौन सा पेन यूज कर रहा है। ये सब देख के आप क्या करेंगे, अपना समय का बर्बादी करेंगे। तो इस अध्ययन को देख के उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर श्रमिकों को अगर एक प्रमाप तैयार करके दिया जाएगा कि इतने समय में आपको काम क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, तो वो अनावश्यक हरकतों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा अध्ययन उन्होंने किया गति अध्ययन। गति अध्ययन करने में मतलब किसी काम को करने में कितना स्पीड देखने के लिए ना, कि काम में कितना टाइम लगना चाहिए। समय अध्ययन तो किया उन्होंने, साथ में दूसरा काम क्या करना कि कौन सी विधि से कार्य करने से हमारा स्पीड अच्छा होगा, है ना, जल्दी काम कर पाएंगे, उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, गति अध्ययन। और गति अध्ययन करने के लिए टेलर महोदय ने कैमरे का उपयोग किया। ये भी आपको याद रखना होगा, समय अध्ययन के लिए स्टॉप वॉच का और गति अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया, कैमरे का उपयोग किया। किसी कार्य को करने के लिए कौन सी विधि होनी चाहिए, इसे पता करने के लिए वो मतलब गति अध्ययन किया कि किस विधि से किया जाए ताकि हमारा गति जो है, स्पीड है, वो अच्छा बन पाए। और इस कार्य को करने के लिए वो क्या किए,
जो टेलर महोदय थे उन्होंने दिमाग लगाया, एक जगह पे बैठ गए और वहाँ से सभी श्रमिकों की हरकतों को देखने लगे और इस टाइप से देख रहे थे कि श्रमिक उन्हें ना देख पाए, वो सिर्फ श्रमिकों को देख सकते। कैमरे का उन्होंने प्रयोग किया और जब इस तरह से वो अध्ययन कर रहे थे, मतलब एक-एक श्रमिक को वॉच कर रहे थे, वो देख रहे थे, तब उनको पता चला कि 50% जो है वो स्पीड है, काम करने का जो स्पीड है, वो कैसे कम है? अनावश्यक काम करने की वजह से। जैसे समय अध्ययन में अनावश्यक टाइम वेस्ट किए, वैसे अनावश्यक रूप से धीरे-धीरे काम करने की वजह से गति क्या है? कम हो गया है। तो ऐसा उन्होंने अनुभव किया कि काम करने के बीच में ज़बरदस्ती का अनावश्यक हरकत करके काम का जो गति है उसको श्रमिक लोग क्या करते हैं? कम कर देते हैं। तो अगर उनके लिए स्टैंडर्ड बना दिया जाए, एक मानक तैयार कर दिया जाए, कितने घंटे में आपको काम करना है, इस गति से काम करके काम कंप्लीट करना है, तो श्रमिक लोग को क्या होगा? दिशा निर्देश मिल पाएगा ना, कितने देर में कर लेना है, तो उस काम को उतनी देर में करने की वो कोशिश करेंगे और काम को टाइम से ख़त्म करेंगे। अनावश्यक कार्य जो करते हैं, उन अनावश्यक कार्यों में क्या होगा? कमी आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? एक बार फिर से गति अध्ययन क्लियर कर देती हूँ। किसी कार्य को करने के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी होनी चाहिए, इसे पता करना गति अध्ययन कहलाता है। इस अध्ययन के द्वारा किसी कार्य को करने की गति ज्ञात की जाती है। गति मतलब स्पीड, मोशन, है ना, उसको ज्ञात किया जाता है। इस अध्ययन के द्वारा किसी कार्य को करने की गति ज्ञात की जाती है। इस अध्ययन हेतु टेलर क्या किए? एक ऐसे स्थान पर बैठ गए जहाँ से वह सभी श्रमिकों की हरकतों को देख सके, किंतु श्रमिक उन्हें न देख सके तथा श्रमिकों को सामान्य दशा में कार्य करने दिया गया। एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए, कैमरा लेके बैठ गए और श्रमिकों को क्या कहा? आराम से काम करने देते हैं। उस लोगों को कोई पता नहीं चलना चाहिए कि उसका कैमरा से देखा जा रहा है उन लोगों को। और इस तरह से जब वो देखने लगे सामान्य दशा से काम करते हुए श्रमिकों को, तो उन्होंने ऐसा नोट किया कि श्रमिकों की कार्य करने की गति जितनी होनी चाहिए उससे 50% कम है ना। जितना जल्दी काम हो जाना चाहिए उतना न होकर कैसे कर रहे हैं लोग? धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अतः एक मतलब उन्होंने इस निष्कर्ष निकाला कि एक स्टैंडर्ड नाप बना देना चाहिए, गति बना देना चाहिए, कितने देर में आपको काम कर लेना है। जैसे आपके लिए गति बना हुआ कि 3 घंटा में आपको 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है ना, ये एक गति है। मतलब आपको स्पीडली करना है। आप एक क्वेश्चन को लेके 3 घंटा बैठे रहोगे तो नहीं हो पाएगा ना, आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। तो टेलर महोदय कहते हैं कि अगर श्रमिकों को स्टैंडर्ड माप दे दिया जाए, एक मानक बना दिया जाए और उस हिसाब से काम करने को कहा जाए तो उनकी गति में सुधार आएगा, वो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर पाएंगे। ये 2 रीजन हुआ। पहला सिद्धांत उन्होंने प्रयोगों का सिद्धांत में पहला अध्ययन किया समय अध्ययन और दूसरा अध्ययन किया उन्होंने गति अध्ययन। अब तीसरा जो जरूरी वाला अध्ययन था वो था थकान अध्ययन। थकान अध्ययन के बारे में आप लोग भी आज समझते ही होगा। अगर लगातार आपका क्लास होते रहे, एक के बाद टीचर आते जाएं, पढ़ाते जाएं, तो क्या होगा? आपके पढ़ने की क्षमता कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। मतलब आप क्लास में बैठ ज़रूर जाएंगे लेकिन आप नीरस मन से पढ़ेंगे, मतलब आपका मन नहीं रहेगा क्योंकि आप थक चुके होंगे। अगर कंटिन्यू किया जाए तो आपको बीच बीच में क्या मिलना चाहिए? रेस्ट मिलना चाहिए। टीचर भी अगर कंटिन्यू पढ़ाएगा तो थक जाएगा, और थक जाएगा तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा पाएगा, है ना। सेम वैसी बात है श्रमिकों के साथ भी। श्रमिक अगर लगातार कार्य करेंगे तो वो थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो लोग कार्य करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए उनके साथ बीच बीच में? अगर उनकी कैपेसिटी को हम कम नहीं होने देना चाहते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाए रखना चाहते हैं, तो बीच बीच में उनको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो टेलर महोदय कहते हैं कि श्रमिकों को कार्य करने के बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिलना चाहिए ताकि उनकी थकान जो है वो दूर हो जाए, और इस बीच उनको जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए, चाय कॉफ़ी मिल जाना चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे, बहुत आप जानते भी होंगे, जहाँ भी कारखाना वगैरह रहता है वहाँ कैंटीन होता है, वहाँ के श्रमिकों को बीच बीच में चाय पानी की व्यवस्था की जाती है। मतलब वो अपना काम के बीच में जाके चाय कॉफ़ी कर सकते हैं, टाइम दिया जाता है। बच्चे लोग को भी आप जानते हैं, आप लोग अलग अलग जगह के बच्चे हैं, कहाँ के कैसे स्कूल में किस तरह का वो है सुविधाएं किस तरह दिया जाता है। हमारे स्कूल में शुरू के 2 पीरियड होते हैं, उसके बाद में एक शॉर्ट ब्रेक होता है, फिर 2 पीरियड होते हैं, फिर एक लॉन्ग ब्रेक होता है। मतलब कुछ कुछ देर में बच्चों को क्या मिलता है? रेस्ट मिल जाता है।
तो बच्चे लोग की जो पढ़ने की क्षमता है वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू बनी हुई रहती है। और वही अगर कंटिन्यू पढ़ा दें सुबह से लेकर लास्ट तक तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, सो जाएंगे क्लास में ही। तभी आपने देखा प्रयोगों के सिद्धांत में समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। टेलर ने तीसरा सिद्धांत बनाया नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत मतलब योजना बनाने का सिद्धांत। टेलर महोदय ऐसा कहते हैं कि सभी विभाग में, सभी संस्था में एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो सिर्फ योजना बनाने का कार्य करे, है ना। सब लोग योजना बनाएंगे तो क्या होगा, घुलमिल हो जाएगा ना, मतलब समझ में नहीं आएगा इसकी बात माने कि उसकी बात माने। तो एक अलग से योजना विभाग होना चाहिए संस्था में, जिसका काम क्या है, प्रतिदिन योजना तैयार करना और योजना बनाकर उसको क्या करना है, नोटिस बोर्ड में लगा देना है कि किसको क्या कार्य करना है। मतलब जब कर्मचारी कारखाने में काम करने के लिए आएंगे तो उनको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कार्य करना है ना। हम योजना पहले से तैयार हुआ रहेगा कि कौन सा कार्य करना है। तो जो श्रमिक है उनके बीच में वो नहीं होगा, क्या बोले, असंतोष की भावना नहीं आएगी, है ना, कि हमसे ज़्यादा काम करवाया, कम करवाया जा रहा है या अचानक से हमको ये काम बोल दिया गया, उस तरह की स्थिति नहीं आएगी, पहले से योजना तैयार रहेगा। तो ये भी आप लोग जानते ही होंगे, स्कूल में जो आप लोग का व्यवस्था रहता है कि कौन किस क्लास में बैठेगा, कॉमर्स रूम कौन सा होगा, साइंस रूम कौन सा होगा, ये सभी नियोजन के ही अंतर्गत आता है ना। मतलब आपको पता रहता है कि कहाँ जाके बैठना है, तो आपका जो इधर उधर घूमने वाला टाइम रहता है वो बच जाता है। अगर आपको पता नहीं रहेगा कि आर्ट्स क्लास कहाँ है, कॉमर्स का क्लास कहाँ है, हमको कहाँ बैठना है, तो आपका अधिकांश समय क्या रहेगा, अपना क्लास खोजने में चला जाएगा। तो वही टेलर महोदय कहते हैं कि नियोजन का सिद्धांत में एक ऐसा विभाग होना चाहिए जो सिर्फ योजना बनाने का कार्य करे और योजना बना के संस्था को प्रतिदिन जो है नोटिस बोर्ड जो होता है उसमें प्रदर्शित कर दे कि किसको क्या काम करना है, कहाँ करना है। तो इस तरह से क्या होगा, टाइम भी बचेगा और कर्मचारियों में असंतोष की भावना भी नहीं आएगी, है ना। सबको अलग अलग ड्यूटी मिलेगा, बराबर मिलते रहेगा। आज मान लो किसी को शिफ्ट के हिसाब से माना जाए तो किसी को ये शिफ्ट है तो कल बी शिफ्ट आएगा। इस तरह से सभी का कार्य बराबर से रहेगा तो आपस में असंतोष की भावना नहीं होगी। क्लियर हो गया होगा शायद, अगर नहीं हुआ तो आप इस चीज़ को और समझ सकते हैं। स्कूल का टाइम टेबल आप देखे हैं, है ना, स्कूल का टाइम टेबल जानते हैं। टाइम टेबल के अनुसार ही सारा कार्य होता है, बीच में रेस्ट वाला भी टाइम मिलता है, कब कौन सा टीचर जाएगा, कौन सा टीचर उसके बाद जाएगा, ये सब पहले से ही व्यवस्थित रहता है। तो टाइम टेबल बनाने का कार्य कौन करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, मतलब प्रबंधक या योजना विभाग जो रहता है वो करता है टाइम टेबल बनाना। उसी टाइम टेबल के अनुसार सबका कार्य होता है, सब अपने हिसाब से अपने क्लास में जाते हैं। इससे क्या होता है, समय भी बचत होता है, आपस में असंतोष की भावना भी नहीं आती है। अगर सबको 5 पीरियड पढ़ाना है तो 5 पीरियड सबको पढ़ाना है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। तो ये क्या हुआ, नियोजन का सिद्धांत। हमारे दैनिक जीवन में इन सारे सिद्धांत को देखने को हम लोग भी देखते हैं। शेल के सिद्धांत भी देखने को मिलते हैं और टेलर के भी सिद्धांत देखने को मिलते हैं। चौथा सिद्धांत है वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत। टेलर महोदय क्या कहते हैं, वैज्ञानिक चयन प्रशिक्षण का सिद्धांत में टेलर महोदय ये कहते हैं कि कर्मचारियों का चुनाव कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग से कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा योग्यता वाले व्यक्ति को ही काम पे रखा जाए, बल्कि ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जाए जिसके पास योग्यता भले ही कम हो लेकिन उस कार्य में वो विशिष्ट ज्ञान रखता हो, उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से जानता हो। मतलब सामान्य भले ही हो, बहुत ज़्यादा योग्यता वाले भले ही ना हो, लेकिन उस कार्य को, जो कार्य के लिए उसको रखा जा रहा है, उस कार्य में उसको विशेष रूप से उपयुक्त, मतलब उस कार्य को वो अच्छे से जानता हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई इंजीनियर है ना, तो इंजीनियर मतलब इंजीनियरिंग का उसको बहुत अच्छा नॉलेज है सारी चीज़ें। लेकिन मान लीजिए हमको ऐसा काम चाहिए जो घर में बल्ब लगाने वाला काम चाहिए कि घर का बल्ब ठीक करना है, तो इंजीनियर को आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे ज़्यादा कोई सामान्य व्यक्ति अगर ज़्यादा अच्छे ढंग से जानता है बल्ब कैसे लगाना है, क्या करना है, तो जो ज़्यादा अच्छे ढंग से जान रहा है वो ज़्यादा बेटर है काम करने के लिए, क्योंकि उसको पहले से पता है कि मेरे को काम कैसे करना है ना, विज्ञान, तो उसका क्या काम को ज़्यादा एक्सपर्ट ढंग से कर पाएगा। और बल्कि जो ज़्यादा योग्यता वाला व्यक्ति अगर उस कार्य को बहुत अच्छे से करने नहीं जान रहा है, छोटा काम सोच के या फिर जैसे भी नहीं जान रहा है, उसकी नॉलेज नहीं है, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या है, जो कम योग्यता भले ही रखता हो लेकिन उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करता हो। जैसे
अभी भी जानते होंगे गाँव-वाँव के लोग जो रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, जो मूर्ति वगैरह अच्छा बनाते हैं, हस्तकला अच्छा बनाते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिग्री लिए हुए लोग नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा योग्यता प्राप्त व्यक्ति नहीं होते हैं, है ना? मतलब कम योग्यता वाले हुनरमंद लोग होते हैं, लेकिन उनका काम करने का ढंग काफ़ी अच्छा होता है। तो टेलर महोदय यही कहते हैं कि मतलब भले ही कम योग्यता हो, वैसे व्यक्ति को अगर रखा जाए तो उनको प्रशिक्षण दे के हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मूर्ति बनाने वाले, अगर आपके गाँव में कोई मूर्ति बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, लेकिन उनके काम में थोड़ा फिनिशिंग नहीं है मान लीजिए, है ना? अच्छा बना रहे हैं, देवी माँ का मूर्ति बना रहे हैं, गणेश जी का बना रहे हैं, बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास सुविधा ना हो कि उसको पेंट कैसे करना है या उसको बहुत अच्छा रूप कैसे देना है। तो उनको अगर प्रशिक्षित किया जाए, थोड़ा-सा ट्रेनिंग दे दिया जाए, तो उस कार्य में क्या होगा वो और ज़्यादा निपुण हो जाएँगे। इसी बात को टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया है कि कर्मचारियों के चुनाव करते समय इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि व्यक्ति योग्यता वाला हो, अपितु इस बात पे ध्यान ज़्यादा देना है कि भले ही वो सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति हो, लेकिन उस कार्य को विशेष रूप से जानता हो। जब वो इस तरह के व्यक्ति को रखेगा तो उसे प्रशिक्षण द्वारा और ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। अगला सिद्धांत हम देखते हैं, कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत, ये भी आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा। कार्य का मतलब काम का, युक्तिपूर्ण मतलब दिमाग लगाकर सोच समझकर, पूर्ण विभाजन अलग अलग बांट देना, ये क्या कहलाएगा? कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार टेलर जी ये कहते हैं कि सिद्धांत के अनुसार कार्य का वितरण कैसा होना चाहिए? युक्तिपूर्ण होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। और दूसरी बात कि जो जिस गुण में ज़्यादा माहिर हो उस गुण के हिसाब से उसे काम दिया जाए। तो अगर सही व्यक्ति को सही कार्य मिलता है तो काम को बहुत अच्छे से कर पाता है। तो कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत क्या बताता है कि कार्य को जिसको दिया जा रहा है उसको देने से पहले इस दिमाग लगा के सोच समझ कर कार्य को दिया जाना चाहिए। मान लीजिए आप कोई क्लास, आपका क्लास है और कुछ काम बांटना है, मतलब मैं तो आप लोग को वो देना चाहूँगी कि आपको पोस्टर तैयार करना है, कॉमर्स से संबंधित, प्रबंधकीय कार्य से संबंधित, प्रबंध सिद्धांतों से संबंधित कुछ पोस्टर तैयार करना है। तो आप में से कोई पोस्टर बनाने में एक्सपर्ट होगा, कोई लाइनिंग खींचने में एक्सपर्ट होगा, कोई कलर करने में एक्सपर्ट होगा। तो इस हिसाब से जिसको जो ज़्यादा अच्छा से जो काम जानता है, किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, वो उस कार्य को करेगा तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। घर में भी आप जानते हैं ना, घर में भी क्या होता है, युक्तिपूर्ण कार्य का विभाजन होता है। अगर 4-5 लोग आप लोग हैं, तो सबकी कार्य करने की क्षमता के अनुसार, कार्य की रुचि के अनुसार काम को बाँट दिया जाता है। तो कार्य की रुचि के अनुसार काम बाँट दिया जाएगा तो उसको काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। जिसको खाना बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको अगर खाना बनाने दिया जाए तो बहुत मन से बनाएगा। लेकिन जिसको खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अगर काम दिया जाए कि तुमको खाना बनाना है, तो ज़ाहिर बात है बेमन से बनाएगा ना, उसको बहुत मज़ा नहीं आएगा। तो टेलर महोदय यही बात कहते हैं कि कार्यों का जो बंटवारा है, विभाजन है, वो कैसा होना चाहिए? युक्तिपूर्ण होना चाहिए। सही व्यक्ति को सही काम मिलना चाहिए, तब उस काम को वो अच्छे से कर पाएगा। वैसे इस सिद्धांत को एक दूसरा और भी कहा जाता है, कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत को सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत। जो जिस कार्य के लिए ज़्यादा निपुण हो उसको उसी कार्य को देना क्या कहलाता है? सही कार्य को सही कार्य का सिद्धांत, सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति के सिद्धांत में टेलर महोदय ये कहते हैं कि कोई भी मजदूर है ना, कार्य करने वाला है, उसकी मजदूरी चाहे कितनी भी अधिक क्यों ना हो, कार्य के प्रति लगन होने के लिए प्रेरणा का होना अति आवश्यक है। कार्य जो करने जा रहा है उसके प्रति क्या होना चाहिए? प्रेरणा का होना अति आवश्यक, प्रेरणात्मक मजदूरी होना चाहिए। इस हेतु टेलर कहते हैं कि मजदूरों में क्या विभेदात्मक मजदूरी पद्धति को लागू किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार कार्य करने जो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर रहा है उसे ऊंची दर पर प्रमाणित, कार्य न करने वाले को नीची दर पर मजदूरी दिए जाने को कहते हैं। इसको मैं फिर से एक बार आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार टेलर महोदय क्या कहते हैं कि
कार्य करने के लिए, है ना, जो भी कार्य है उसको करने के लिए मजदूर के मन में अपने आप में प्रेरणा आना चाहिए, अपने आप में मन में आना चाहिए कि हमें अच्छे से कार्य करना है। और इस कार्य के लिए स्टैंडर्ड बना देना चाहिए, एक टाइम का प्रमाप बना देना चाहिए कि कार्य को कितने करना है। जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कारपेंटर का दुकान है ना, वहाँ पे टेबल कुर्सी तैयार करना है। जो एक प्रमाप तैयार है कि सप्ताह भर में कम से कम 10 टेबल कुर्सी तैयार हो जाना चाहिए। तो जो मज़दूर है वो ये समझेगा कि हाँ, मेरे को 10 टेबल कुर्सी तैयार कर लेना है सप्ताह भर में, और उसके अनुसार वो कार्य करता है। तो अगर ठीक टाइम पे, सही समय पर, सही ढंग से काम कर लेता है तो उसको कैसा पेमेंट मिलना चाहिए? ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन कोई एक मज़दूर अगर उस कार्य को 10 टेबल बनाना है और उतना नहीं करता है, थोड़ा बहुत कम करता है, तो थोड़ा कम मज़दूरी मिलना चाहिए। देखिए एकदम से नहीं करता है तो उसके लिए कुछ दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए कि भाई तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा पेमेंट काट लिया जाए। ये क्या कहलाता है? प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति का सिद्धांत। और इस प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति को हम लोग विभेदात्मक मजदूरी पद्धति भी कहते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे अलग से। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति भी इसे कहा जाता है। इस पद्धति के अनुसार में मजदूरी जो होता है समय के आधार पर न देकर कार्य के आधार पर दिया जाता है कि आप कार्य कितना कर रहे हैं। समय तो निश्चित है ही, लेकिन साथ साथ आपका कार्य भी देखा जाता है कि कितना कार्य आप निर्धारित समय पर कर पा रहे हैं। जो कर लेता है उसे ऊंची दर पे, और जो नहीं कर पाता है उसे नीची दर पर मजदूरी दी जाती है। और जो बिना मतलब का टाइम वेस्ट करता है, ढंग से काम नहीं करता, उसे दंड भी दिया जाता है। दंड के रूप में कान पकड़ के उठक बैठक नहीं कराया जाता है, दंड के रूप में उसका पेमेंट काटा जाता है, जो पारिश्रमिक है उसमें कमी कर दी जाती है। तो ये छठवां पॉइंट है प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत। टेलर का ये आईएमपी सिद्धांत है। आप इसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और थोड़ा सा फिर से मैं और थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसका मैं लिख के रखी हूँ आपके लिए। विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या होता है? देखिए, इस पद्धति के अंतर्गत मजदूरी समय के आधार पर न देकर कार्य के आधार पर दी जाती है। जो श्रमिक प्रमापित समय में, मतलब निश्चित समय पे प्रमापित कार्य या प्रमापित इकाइयों का उत्पादन करते हैं, उन्हें ऊंची दर से, तथा जो श्रमिक प्रमापित इकाइयों का उत्पादन नहीं कर पाते उन्हें नीची दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ठीक प्रकार से काम न करने वाले श्रमिकों को आवश्यक दंड भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरी समझ से। और ये हमारा छठवां पॉइंट था। अभी हमारे पास और सिद्धांत बचे हुए हैं, उसे हम नेक्स्ट एपिसोड में पूरा करेंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड बाय।